मिस्टर रविंदर गोयल ने बिना किसी फंडिंग के 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस बना लिया है। पहली जॉब लगी 11,700 रुपए की, तो मेरे पास होता था एक कार्ड, अभी भी है वो। तो मैंने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया, विच इज दिस कार्ड। दिस इज व्हाट आई हैड एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। अगर आप सही मार्केट नहीं चूज करते हो, चाहे आप कितना भी अच्छा बिजनेस बना लो, आप ग्रो नहीं कर सकते हो। ऐसा प्रोडक्ट चूज करो। तो अपनी इंडस्ट्री फिगर आउट कैसे करी, एंड आज का जब एंटरप्रेन्योर जब कोई भी मार्केट चूज कर रहा है, उसको क्या 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। मेरा सिंपल बेसिक फॉर्मूला है। बट जब एक इंसान इनिशियल बिजनेस शुरू करता है, उसको प्रॉब्लम आती है कि मैं इनिशियल सेल्स कैसे करूं। अर्नब, मेरा सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना आपको। यू डोंट हैव टू डू सेल्स एट ऑल। तो आपने ये पीवीआर सिनेपोलिस को कैसे उनके साथ डील क्लोज करी, और अगर कोई एक यंग ब्रांड है उसको भी बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना है, पार्टनर करना है, वो कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंडिया का फर्नीचर मार्केट अभी तक नॉर्मली प्राइस ड्रिवन था, बट अब लोग कंफर्ट, क्वालिटी, स्टाइल, ब्रांडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे ही एक बिजनेस के फाउंडर के साथ हम डिस्कस करने आए हैं, जो कि लिटिल नैप रिक्लाइनर्स। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि मिस्टर रविंदर गोयल ने बिना किसी फंडिंग के 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस बना लिया है। एंड क्रेजी बात ये है, ये सिर्फ उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड के लोन से शुरू किया था। तो कैसे 15 साल पहले उन्होंने लिटिल नैप रिक्लाइनर्स की शुरुआत करी, कैसा इंडिया का फर्नीचर मार्केट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, एंड कैसे उन्होंने बिना फंडिंग के इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम करते हैं रविंदर जी को ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू वेरी मच अर्नब फॉर हैविंग मी हियर। रविंदर जी, जैसे कि मैंने देखा कि आपने आपकी काफ़ी एक अच्छी जॉब चल रही थी, तब आपने डिसाइड किया कि मैं एक रिक्लाइनर की इंडस्ट्री में घुसता हूँ। तो आजकल बहुत लोगों का सपना होता है हमें अपना बिजनेस खोलना है, बट आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, क्योंकि आपके आई एम अज्यूमिंग अच्छी खासी सैलरी भी रही होगी प्रीवियस कंपनी में। तो मैंने ब्रांड शुरू किया 2011 में, जुलाई में, 15th of July. So this year 15th of July we will be having 15th anniversary of the organization. तो मैंने कैसे शुरू किया, तो BBA किया, MBA किया। बस मेरे को सपना था कि मेरी अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए। फैक्ट्री होने के लिए किसी ने बोला कि CA का एग्जाम दो, तो मैंने CA का फॉर्म भर दिया। कुछ दिनों बाद पता चला मेरे को, ये बात है 2000 की, ईयर 2000, कि उसके लिए LLM करो, आप वकील बनो, वकील होगे तो आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। मैंने उसका भी फॉर्म भर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि इन सब के लिए MBA जरूरी है, एंड देन आई फिल्ड अप द फॉर्म फॉर MBA। 2002 में मैं गया मुंबई, वेलिंगटन इंस्टीट्यूट। 2 साल का मेरा फुल टाइम MBA कोर्स था, मैंने वहाँ पे काम किया। कैंपस मेरी प्लेसमेंट लगी। पहली जॉब लगी 11,700 रुपए की, जो मेरे अकाउंट में आते थे। ज्वेलरी ब्रांड था। और 3 इयर्स मैंने करीबन वहाँ पे काम किया। फिर मैंने स्विच करी जॉब, फिर मैंने एक और जॉब करी। तो जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ी तो आई वॉज अबव 1 लाख रुपीज, विच वॉज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2011, जो कि काफ़ी ज़्यादा है उस टाइम के हिसाब से। आप आज की वैल्यू पे देखें तो आई बिलीव मोर देन 2 lakhs। बिजनेस क्यों शुरू किया? क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। मैंने इसीलिए वो जॉब छोड़ी और बिजनेस शुरू किया। तो मैंने सोचा कि जब छोड़ूंगा तो बहुत सारे दोस्त सब लोग आएंगे, बोलेंगे ले यार पैसे, तू बिजनेस शुरू किया। तो मैं सबके पास गया, सबने बोला बॉस सॉरी। तब मुझे समझ आया कि चढ़ते सूरज को सलाम है। अब तो मैंने ठान लिया कि मेरे को बिजनेस करना है, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो मेरे पास रास्ता कुछ बचा नहीं। तो मेरे पास होता था एक कार्ड, अभी भी है वो। आई वुड लाइक टू शो इट। क्रेडिट कार्ड। यस। सो मैंने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया, विच इज दिस कार्ड। ओके। दिस कार्ड, लकी कार्ड फॉर मी। सो इस कार्ड पे मैंने लोन लिया, और एक मेरी पुरानी कार्ड थी, उस कार्ड पे मैंने रीफाइनेंस लिया। अच्छा। तो दोनों मिला के फंडिंग इकट्ठी करी मैंने 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज, दिस इज व्हाट आई हैड एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। कंपनी को करवाया रजिस्टर, उस पे लिया ब्रांड, ताकि कोई किसी तरीके का IPR राइट ना हो, क्लैश। और मैंने क्या किया, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका MG रोड में शोरूम था दिल्ली में, बाथरूम का। तो मैंने उसको बोला यार तेरा इतना अच्छा शोरूम है, प्लीज यार थोड़ी सी जगह मेरे को दे दे। बोला कितनी चाहिए? मैं बोला 500-600 स्क्वायर फुट, 700 स्क्वायर फुट, जो तेरे को देना दे दे। उससे बोला ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे ये वाला पोर्शन तेरा। हमने आपस में कुछ किया कि ये इसका जो किराया है वो कितना होना चाहिए। मैं बोला किराया तो मैं निकाल लूंगा। अब क्वेश्चन था कि उसका इंटीरियर एंड द प्रोडक्ट। तो मैंने आसपास के इलाके में ढूंढा कि सोफा कौन बनाता है। उस सोफा वाले को पकड़ के मैंने बोला तू मेरे रिक्लाइनर बना। मैंने किसी तरीके से उसको 12-13 रिक्लाइनर के मैकेनिज्म, मोटर अरेंज किए, डिजाइन विजाइन निकाला, उसके साथ क्लोजली काम किया।
वो सारी चेयर बना के मैंने 700 स्क्वायर फुट के शोरूम पे लगा दी। एक जगह गया मैं स्क्रैप हाउस पे, हाँ 2 एसी खरीदने थे, एसी की वैल्यू बहुत थी, हाँ 14,000 के 2 एसी खरीदे मैंने, 2 एसी, बाप रे बाप। हाँ 14,000 रुपए दिए, 2 एसी लगा दिए, किसी तरीके से वो चल जाए। हाँ दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ओन थिंग। और कुछ कारपेट लिया, ये लिया, 2-2.5 लाख रुपए टोटल मैंने इसमें खर्च कर दिए। जिससे मैंने आउटसोर्स किया उससे मैंने लिया क्रेडिट कि तू मेरे को 5% महंगा माल दे पर उधार चाहिए मुझे। हाँ करेक्ट। उसको मैंने ट्रस्ट दिलवाया, अपनी कन्विक्शन दिखाई, उसने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है चलो आप ले लो क्रेडिट। एंड आई यूज्ड टू सिट एट द शोरूम। एक ऑफिस बॉय होता था, एक बंदा और था जो हेल्पिंग एंड में। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड। और बस जर्नी थी, बहुत एक्साइटिंग है, मज़ा आया मुझे बहुत। अभी हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे रिक्लाइनर्स पॉपुलर हो रहे हैं, बड़े बड़े घरों में लोगों को रिक्लाइनर्स चाहिए। बट आपने जब बिजनेस शुरू किया 15 साल पहले, तब आपको कैसे आपने डिसाइड किया कि ये रिक्लाइनर इंडस्ट्री में घुसना है? क्योंकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट, जो आप कितना सक्सेसफुल होगे, आप कौन से इंडस्ट्री में घुसते हो। अगर आप कोई छोटे मार्केट में घुसते हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप ज़्यादा बड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि मार्केट ही उतना बड़ा नहीं है। तो आपने एक सही इंडस्ट्री पकड़ी जिसकी वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपके सक्सेस का एक कारण भी बना। तो आपने ये इंडस्ट्री फिगर आउट कैसे करी? एंड आज का जब एंटरप्रेन्योर जब कोई भी मार्केट चूज कर रहा है, उसको क्या 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि हर दिन नए नए आइडियाज़ आते हैं, चैट जीपीटी से भी आइडिया आ रहे हैं, ताकि वो उसी इंडस्ट्री में फोकस करें। मेरा सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जिसकी डिमांड अगले कुछ सालों के बाद स्पाइक पे आएगी। तो रिक्लाइनर 2011 में कोई बहुत प्रोमिनेंट फर्नीचर का पीस था नहीं, लेकिन जहाँ पे भी मैंने जॉब करी थी, 2 ब्रांड अलग अलग थी कंपनीज, उनके पास फर्नीचर था। उस फर्नीचर में लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, दिस दैट एवरीथिंग। लेकिन मैं देखता था कि जब कस्टमर रिक्लाइनर पे बैठता था, वो कस्टमर का उठने का मन नहीं करता था। मुझे लगा दिस इज अ निर्वाणा स्टेज फॉर दिस कस्टमर। इस कस्टमर को यही प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मतलब पूरे इंडिया में अगर हम इसको कुछ मैं डिफरेंट करूं इसके अंदर तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बस मेरे दिमाग में जाके बैठ गया, आई वॉन्टेड टू हैव अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, जितना उसमें कंफर्ट डालूंगा, टेक्नोलॉजी, एर्गोनॉमिक्स डालूंगा, अपने डिजाइनिंग एलिमेंट डालूंगा, बढ़िया हो जाएगा। आई जस्ट क्विट माई जॉब, स्टार्टेड दिस कंपनी ओनली विद द प्रोडक्ट कॉल्ड रिक्लाइनर। ओके। मैनुअल रिक्लाइनर, मोटराइज रिक्लाइनर। मैनुअल का प्राइस कम होता है, मोटराइज का ज़्यादा है। फैब्रिक लेदराइट एंड लेदर। शुरू में मैंने खुद नहीं बनाया, जिसे मैंने कहा, मैंने बाहर से बनवाया, शोरूम में रखा, कस्टमर आता था, आई यूज टू डील विद देम। सिंगल चेयर की मैं बिलिंग कर लेता था। एक्सेल शीट पे मेरे पास फॉर्मेट था, किसी अकाउंटेंट से लिया हुआ था मैंने। वो 1 महीने में एक बार आता था, 2-2.5 हज़ार रुपये उसकी फीस होती थी। सारे बिल्स को अपलोड करके वो कर लेता था, जैसे उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर है। बट एवरी बिल यूज टू कट बाय माई ओन एक्सेल शीट, बाय माई ओन हैंड, साइंड। नीचे गाड़ी वाला आता था, मेरा ऑफिस का बॉय उस चेयर को रैप करके उसकी गाड़ी में रखता था, कस्टमर के घर पे जाके इंस्टॉलेशन करता था, फिनिश्ड। तो लिटिल लैब अभी काफ़ी बड़ा ब्रांड बन गया, बट इनिशियली आपने बताया कि पीवीआर, सिनेपोलिस, ये सब भी आपके क्लाइंट्स हैं। तो हर ब्रांड चाहता है कि जब वो इनिशियल फेज में हो, एक ऐसे बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट हो, बट यूजुअली उनको इतना एक्सेस मिलता नहीं है। तो आपने ये पीवीआर, सिनेपोलिस को कैसे उनके साथ डील क्लोज करी? और अगर कोई एक यंग ब्रांड है, उसको भी बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना है, पार्टनर करना है, वो कैसे कर सकता है? लिटिल लैब में 50% रेवेन्यू D2C का है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, जिसको हम कहते हैं रिटेल, और बाकी का है B2B बिजनेस, जो कि ज्यादातर आता है सिनेमा हॉल से, मल्टीप्लेक्सेस एंड हॉस्पिटल्स। तो मुझे ये लगा कि जब हमारे अभी एट द मोमेंट 18 शोरूम है, ओके, 6 शोरूम कोको है, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, 12 शोरूम फ्रेंचाइजी ओन्ड। We are going to open 1 showroom every month and all are franchisee operated. ओके। उसका कोई हैक है, कोई ट्रिक है जो हमारे को पता है, मेरा फ्रेंचाइजी पैसे कमाता है, बात ही खत्म। नाउ अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री को चाहिए प्रोडक्शन, और मुझे पता था कि सबसे पहला इंसान जो रिक्लाइनर पे बैठता है वो सिनेमा हॉल में बैठता है। अगर आप सिनेमा में अपनी फैमिली के साथ एक बार पिक्चर देखते हो, योर एस्पिरेशन के अब घर पे मेरे को रिक्लाइनर चाहिए, करेक्ट। तो मुझे लगा कि पीवीआर के पास ऑलरेडी वेंडर थे जो उसको रिक्लाइनर्स दे रहे थे। तो मैंने उनको अप्रोच किया, सैम्पलिंग करी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसरिंग करी, कुछ महीने तक करी। उन्होंने देखा मेरी कन्विक्शन के रविंदर को पीवीआर के साथ जुड़ना है। उन्होंने मेरी बैलेंस शीट मांगी, डॉक्यूमेंट्स मांगे, कर लिया। मैंने कहा सर आप मुझे एक छोटा ऑर्डर दो।
तो मुझे लगता है कोई भी ब्रांड जिसको स्केल करना हो, आई थिंक 40-50% रेवेन्यू स्केलेबिलिटी से आएगा। स्केलेबिलिटी आएगी B2B से, चाहे वो OEM करें हम या हम कोई प्रोजेक्ट्स करें। मार्जिन कम होगा, हाँ लेकिन वॉल्यूम होगा। हाँ तो मेरे को लगा कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूं तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। तो PVR में कोई भी चेयर जाती है उस पर हमारी स्टैंप लगी होती है, लिटिल नैप ऑन द बैक ऑफ द चेयर। उनको स्पेशल प्राइस दिया होता है, उनको एक अच्छी सर्विस चाहिए होती है, उनको क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, एक सिंगल फोन कॉल पे उनकी चेयर की सर्विस दूर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द DNA ऑफ द ब्रांड, कस्टमर इज गॉड। वो शुरू से हमारा ये 3 वर्ड्स दैट वी लिव बाय। तो हमने ये किया, फिर PVR किया, सिनेपोलिस, NY, कॉम्प्लेक्स, ऑल द सिनेमाज इन द कंट्री। सो एट प्रेजेंट अबाउट 9,000 स्क्रीन है इंडिया में। हमने करीबन 1200 स्क्रीन में अपनी चेयर लगाई है। या तो फुल स्क्रीन होता है जिसको कहते हैं गोल्ड क्लास, या लास्ट की रो। स्क्रीन इज अ स्क्रीन। हाँ और करीबन 5,000 स्क्रीन ऐसी है जिसके अंदर रिक्लाइनर ही नहीं है, ओके। किसी के भी नहीं है, क्योंकि उनकी वाइबिलिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने लगाया नहीं। तो 1200 स्क्रीन में हमारी चेयर्स लगी हुई है, जो अलग अलग सिंगल मोटर, डबल मोटर, ऑल आर मोटराइज। ओके। कोई भी चेयर मैनुअल नहीं है, और इसलिए प्राइस भी ज्यादा है। यहाँ एक स्वीवल टेबल होती है, हाँ वो जहाँ पे खाते हैं फिर। यस, हाँ हाँ आप उसके ऊपर उनसे खाने पीने का सामान लेते हो। हाँ। सिनेमा का फायदा क्या है, आपके सामने टेबल होगी तो आप ऑर्डर भी करोगे, कंसेशन पे जाओगे, कुछ खरीद के लेके आओगे। इट इंक्रीजेज द रेवेन्यू फॉर द सिनेमा, गुड फॉर अस, वी कैन इंक्रीज द बिलिंग। फिर कस्टमर को चाहिए चार्जिंग पॉइंट, हमने उसमें चार्जिंग पॉइंट दिया। किसी को चाहिए था वायरलेस चार्जर, हमने उसको वायरलेस चार्जर दिया। फिर उसमें एक अपहोल्स्ट्री चाहिए होती है फायर ग्रेड की 5852, वो हमने उनको दिया। ओके। फिर उनकी लेआउट प्लानिंग, स्पेस प्लानिंग, रात को जाके चेयर इंस्टॉल करना, ठीक करना, जब शो खत्म होगा। दिस इज व्हाट वी डिड, एंड आई थिंक टुडे एवरी सिनेमा वी वर्क विथ ओनली प्रीमियम रिक्लाइनर्स। अब जो मार्केट जा रही सारी डबल मोटर विद हेडरेस्ट। हाँ उसका मजा ही अलग है। You sit once and you will have an aspiration to have one recliner minimum at your home. हाँ, तो इन शॉर्ट आपने PVR को वो सारे फीचर्स और वो सब कुछ दिया जो उनको चाहिए था, एंड ऑफ कोर्स सर्विस भी आपकी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, एंड यू अंडरस्टूड द कस्टमर वेरी वेल, जिसकी वजह से इनिशियली उन्होंने छोटा ऑर्डर दिया एंड फिर धीरे धीरे वो स्केल करते गए, क्योंकि उनको भी पता है कि यार एक रिलायबल वेंडर मिल गया तो हमें इनके साथ ही काम करना है। Perfect. हमने अभी ये देखा कि ये फर्नीचर मार्केट अब काफ़ी तेज़ से ग्रो कर रही है, बट जब एक इंसान इनिशियल बिजनेस शुरू करता है उसको प्रॉब्लम आती है कि मैं इनिशियल सेल्स कैसे करूं, इनिशियल के 10, 15, 20 कस्टमर कैसे लेके आऊं। आपने ये क्रैक कैसे किया अपने टाइम में? अर्नब, मेरा सिंपल फंडा है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। ओके। कुछ नहीं करना आपको, यू डोंट हैव टू डू सेल्स एट ऑल। अच्छा। जस्ट मीट योर कस्टमर, शो योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज। कस्टमर अपने आप बोल देगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। फाइन ट्यून इट, गो अगेन, सेल इट। दिस इज हैज बीन माय फिलॉसफी फ्रॉम डे वन। नथिंग आई डिड, मैं तो शोरूम खोला था। हाँ। चालू रोड था एक, MG रोड दिल्ली में, गिटोनी में, राइट। गाड़ियां आई, बोर्ड देखा, ऊपर आए, मैं कस्टमर को पूछा आपको क्या चाहिए, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, बॉडी का पोस्चर, एर्गोनॉमिक्स, उसका वजन। तो मुझे समझ आया जिसकी सर्जरी हो जाती है उसको पूरा बेड पे नहीं लेटना होता, तो मैंने एक ऐसी चेयर का मैकेनिज्म ढूंढा जो 160 डिग्री तक खुले। और प्रेग्नेंट जो होती हैं लेडीज, उनके लिए अलग चेयर चाहिए तो अलग मैकेनिज्म चाहिए। तो किसी के आर्म्स में कप होल्डर चाहिए, किसी को USB चार्जर चाहिए, वॉट एवर कस्टमर आस्किंग आई ट्राई टू फिगर आउट, वो अपनी चेयर में लगा के मैं कस्टमर को देता था। तो मेरा सिंपल एक ही है, किसी को भी अगर अपने मटेरियल को, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, डोंट पुट टू मच फोकस ऑन इट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर इज गॉड, कस्टमर ही हमको सिखाता है कि हम क्या प्रोडक्ट निकालें, हम कैसे बेचें। आई थिंक किसी भी फाउंडर को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी कि लिसनिंग टू कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि आप एज अ सेल्समैन आप सिर्फ बोलते ही रहो, आप समझो कि कस्टमर क्या चाहता है एंड वो चीज़ आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो वो चाहता है अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तब आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। True. एंड मोस्टली एज यंग एंटरप्रेन्योर्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है हम बैठ के फीचर्स समझाने में लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ लिसनिंग कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर ही सब कुछ है। अगर मैं ही सब कुछ कस्टमर को अगर बताता हुआ आता, हाँ। जिस लेवल पे ये कंपनी अब आ गई है, आई डोंट थिंक इट वुड हैव एवर हैपेंड। इट इज ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द कस्टमर एंड द ब्लेसिंग्स
कि वी हैव कम टू दिस लेवल वेयर वी आर 450 पीपल इन द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ओनली रिक्लाइनर्स, Crazy. ओनली रिक्लाइनर्स है, नथिंग एल्स। ये भी इम्पोर्टेंट। ये आपने बोला कि अपने शोरूम खोला, लोग आए, अपने कस्टमर की पेन पॉइंट समझी, उसको इम्प्रूव किया एंड सेल्स होने लगी। एक तो प्रोसेस ये है, बट फिर जब आपको सेल्स इंक्रीज करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स शोरूम में मिनिमम जो लोग रास्ते में जा रहे हैं वो होके आ सकते हैं, क्या आपने खुद से भी सेल बढ़ाने के लिए खुद इनिशिएटिव्स कुछ लिए जिसकी वजह से? हाँ, मैंने बहुत सारे लिए इनिशिएटिव। मुझे लगा कि ये जो रिक्लाइनर है राइट, जिसका प्राइस 25,000 ऑनवर्ड्स है, ये कौन लेगा? रिटेल कस्टमर। उस वक्त डिस्पोजेबल इनकम उतनी हाई नहीं थी, और एक्चुअली हमारे बिजनेस में जो जंप आया वो आया कोविड के बाद। हाँ। लोगों को लगा कि दिस इज अ टाइम वी शुड इन्वेस्ट इन होम इंटीरियर्स एंड होम फर्नीचर, तब लोगों को क्लिक हुआ। लेकिन उसके पहले अगर हम चलें तो मुझे लगता था कि कैसे बेचूं। तो मैंने क्या किया, मैं गाड़ी में बैठा और जितने भी पंजाबी बाग या साउथ दिल्ली में जो फार्म हाउसेज है, कोठी है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, करेक्ट, मैं उसके अंदर जाता था। मैं पूछता था, हाँ बॉस तेरे ओनर का नाम क्या है और तेरे आर्किटेक्ट का नाम क्या है? हाँ। बहुत मुश्किल से वो नाम नंबर मिलते थे। आई यूज टू गिव अ कॉल टू देम, सेंड अ मैसेज, फोन कॉल, सेट अप अ मीटिंग। बस दिस इज हाउ आई यूज टू डू। उनको बोलता था, सर देखो मैं ये कर दूंगा, मोटराइज मेरे पास चेयर है, फैब्रिक लगा दूंगा, आपके रूम से इंटीरियर मैच हो जाएगा। कस्टमर बोलता था ठीक है बना तू 6 चेयर मेरे लिए, 10 चेयर। ऐसे ही ऑर्डर आ जाते। मतलब ऑफ कोर्स आपने एफर्ट मार के वो नंबर और राइट पीपल का नंबर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, बट आप कॉल करते थे इतने बड़े लोगों को एंड वो मान जाते थे कि रिक्लाइनर दे दो। एक कॉल पे नहीं, हाँ हाँ मल्टीपल कॉल्स। हाँ, आप इजी आंसर बता देते हो कि एक लगता है इंसान को कि हाँ आपने कॉल किया और उसने बोला 10 चेयर भिजवा दे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो अब होता है। हाँ, अब होता है सिंगल फोन कॉल 100 रिक्लाइनर सोल्ड। वो तो अब ब्रांड बन गया इसीलिए। राइट। पहले आई यूज टू गो टू एवरी बिग होम, और जिस आर्किटेक्ट से मैं मिल के आता था उसको कहता था, सर आप मेरे को 10-15 कोठी और दो ना सर, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा काम कर रहे हो। हर किसी के घर में एक एंटरटेनमेंट रूम होगा, होम थिएटर रूम होगा, आपका लिविंग रूम होगा। मैं सोफा बनाता हूँ ना, आप बटन दबाओ चेयर खुलेगी सर। और आपको क्या चाहिए कस्टमर को? फोन रखने के लिए कप होल्डर, आई हैव दिस कप होल्डर। फोन चार्जिंग के लिए यूएसबी, वो भी दूंगा आपको। जो कस्टमर मांगता है वो दूंगा। उस आर्किटेक्ट ने मेरे को कुछ पॉइंट्स बताए, मैंने इंटीग्रेट किए, उस आर्किटेक्ट से रेफरेंस आने लगे। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्प्रेड माय बिजनेस। आई हायर्ड कपल ऑफ सेल्स टीम मेंबर, उनको सेम ट्रेनिंग दी, मैं भी उनके साथ गया, फिर से अलग अलग घरों के अंदर। और बस आई थिंक इट बिकेम अ डीएनए ऑफ द ब्रांड। इट वाज टू इजी फॉर मी। आई मीन मुझे, आपको ऐसे सुनने में लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप निकलते हो ना अपने मिशन पे, मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल है। बिजनेस शुरू करने की चॉइस मेरी, मिशन मेरा, विजन मेरा, तो हु विल स्टॉप मी? एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माय एंटरप्रेन्योरल जर्नी आई बीन एंजॉयिंग, थॉरोली एंजॉयिंग। वो जो आपने एक जो बहुत आइडेंटिफाई किया कि जो आपके टॉप हाई पेइंग कस्टमर्स कौन होंगे, वो आपने फिगर आउट किया एंड उसी में ऑल इन गए, क्योंकि आपको पता है कि इसको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके पास बजट भी है, तो ये 2 की जगह 4 भी ले सकता है, 4 की जगह 6 भी ले सकता है, तो टाइम में उतना ही दूंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे बढ़ जाएंगे एंड आई थिंक उसी से फिर धीरे धीरे आपका ग्रोथ। रेफरेंसेस इसी के ऊपर था, टॉप अप मेरा रेफरेंस। हाँ, जो बड़ा आदमी है, आपने उसका ठीक ठाक काम कर दिया, उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप उसको बोलोगे सर गिव मी 4 रेफरेंसेस, उसी वक्त फोन खोल के 4 नाम नंबर देगा। और आप जब अगली बार फोन करते हो तो जो आपने पहले एफर्ट किया है, सिर्फ 20% एफर्ट करने के बाद आपकी सेल क्लोज। रेफरेंसेस वर्कड अ लॉट फॉर मी। आपका काम करूं और आपसे अगर मैं रेफरेंसेस मांग लूं, इफ यू आर हैप्पी विद मी, व्हाट विल यू डू? ऑफ कोर्स बोलोगे हाँ यार मिस्टर गोयल, लो यार आप अच्छे काम करते हो, अच्छे लड़के हो यार, अच्छा काम करते हो, मेहनत करते हो, आगे बढ़ो। एंड दिस इज हाउ आई ग्रू माय बिजनेस। इसके अलावा आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जैसे चाहे रोहित शेट्टी हो, ऋतिक रोशन हो, इन सब के साथ भी काम किया है, तो इससे ऑफ कोर्स ब्रांड को भी काफ़ी अवेयरनेस मिलती है। तो यंग ब्रांड ओनर्स भी चाहते हैं कि यार हम भी सेलिब्रिटी को कुछ अपना प्रोडक्ट दें या भेज पाएँ, बट यूजुअली इतना ईजी मिलता नहीं एक्सेस, या भेज भी दो वो कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो वो आपने कैसे क्रैक किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल रिटेल वाली चीज़ है एंड उसमें आपको स्पेसिफिक सेलिब्रिटी के पास तो बहुत ही ऑप्शन है, दुनिया भर के ऑप्शन है, तो वो उनको कैसे आपने बेचा? हमारा ना शोरूम है बॉम्बे में, लोअर परेल। हाँ, तो रोहित सर की वाइफ वाज इन टच विद आवर ऑफिस इन मुंबई। हाँ, तो रोहित शेट्टी सर शोरूम पे आए। वो जब शोरूम पे आए तो एक गाड़ी पीछे थी, एक गाड़ी आगे थी। अच्छा।
उस वक्त हो गई बारिश, हाँ। जहाँ उनकी गाड़ी रुकी और जहाँ शोरूम था, इट वाज अ वॉक बाय आई थिंक 15-16 स्टेप्स। हम लोग बड़े सरप्राइज कि यार अब सर कैसे अंदर आएंगे। करेक्ट। तो सारे बॉडीगार्ड बाहर खड़े हो गए छाता लेके, और जब उन्होंने पूरा अम्ब्रेला का शील्ड बनाया तो सर उतरे, रोहित सर, और वो सीधा अंदर गए शोरूम के। और क्योंकि फ्लोर गीला था जहाँ से वो चल के आए, हाँ। शूज बाहर खोले। अच्छा। मैं तो था नहीं, हमारे वो थे रीजनल मैनेजर मिस्टर प्रीतम। उन्होंने बोला सर आप शूज क्यों खोलते हो सर? बोला नहीं प्रीतम, दिस इज रॉन्ग। जूता खोल के अंदर आए, अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखा, बोला अब तो मेरे को रिक्लाइनर दिखा, तेरे पास क्या क्या है। He bought couple of recliners for his home. So humble, so grounded. Rohit Shetty sir is really amazing. He gave us lot of reference. अच्छा, रेफरल्स वहाँ से Lot of reference. खुद फोन किया उन्होंने कि मतलब इसके शोरूम पे जाओ लिटिल नैप के, वहां से जाके चेयर ले सकते हो। फिर हमने लगाई ऋतिक रोशन के यहाँ, करीबन कुछ है उनके यहाँ होम थिएटर में रिक्लाइनर्स, लिविंग रूम में, और साजिद नाडियाड वाला, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, टीवी स्टार्स, सो मेनी पीपल, अजय देवगन सर। अच्छा। फिर उनका जो पर्सनल कैबिन है ऑफिस में, जिस चेयर के ऊपर रोज बैठते हो, दैट इज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड बाय अस। उन्होंने सिनेमा हॉल खोला, एनवाई सिनेमास। तो उनके जितने भी रिक्लाइनर्स है सिनेमा हॉल्स में, ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड, सप्लाइड बाय अस। सो एक बार आप काम अच्छा करो, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। ये फर्नीचर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत सारे सामान चाइना से भी आते हैं, लोग बेचते हैं। आप भी चाइना गए होंगे देखने के लिए, तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो चाइना बहुत अच्छा कर रहा है जिससे हम एज इंडिया भी हम सीख सकते हैं? क्यों वो इतने स्केल में, सिर्फ इंडिया में नहीं, वो तो दुनिया भर में फर्नीचर बेचता है, तो ऐसा क्या वो कर रहे हैं जिससे हम भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं? मैं चाइना बहुत बार गया हूँ, उनके बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, कैंटन फेयर वन ऑफ द बिगेस्ट, फर्नीचर चाइना शंघाई में होती है, या फिर गोंगजो में होती है। चाइना की स्केलेबिलिटी इज एट अ डिफरेंट लेवल। पहली बात तो चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, नॉट फॉर फर्नीचर बट फॉर एवरीथिंग। चाहे वो फुटवेयर हो, गारमेंट्स हो, लैंप, लाइटिंग, टाइल्स, मार्बल, चश्मे, मोबाइल, कुछ भी, चाइना इज चाइना। चाइना की गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव, दिस व्हाट आई हैव सीन। दे गेट मनी एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनकी खुद की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, काफी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो लोग सामान बनाते हैं फॉर द होल वर्ल्ड। So I go there in there, lot of exhibitions, go to the factories. Oh, scalability is different level. China is different. Yes, India is now coming up at a level when we are competing with them. It may take couple of years when we will overtake the production from China. ओवरटेक भी कर सकते हैं? May. हाँ। It may. Because we have a very stable government in the country. Modi ji is doing lot of things for us. All these startups, entrepreneurs, business community, he's doing a lot for all of us. If not overtake, we will be at par with the production with China. So China से बहुत कुछ है सीखने को। डेडिकेशन बहुत है उनमें, काम करने की डिजाइनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। वैसे इटली इज द बेस्ट इन फर्नीचर डिजाइनिंग। ओके, तो फिर चाइना में कहाँ से, उन्होंने कहाँ से सीख लिया डिजाइनिंग? इटली इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर डिजाइनिंग। ठीक है। इटली ने कुछ निकालता है, चाइना उसको फटाफट कॉपी कर लेता है। अच्छा। और उसकी प्राइसिंग इतनी कम होती है, और हमारे इंडिया के एकदम पास में है, तो कंटेनर की कॉस्ट बड़ी कम आती है। ऑल्दो हमारा एफटीए नहीं है उसके साथ, कोई भी सब फर्नीचर इंडिया में आता है उस पर टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटी। लेकिन कोई भी फर्नीचर मलेशिया से आए, थाईलैंड से आए, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं है, कस्टम ड्यूटी, क्योंकि हमारा एफटीए है उनके साथ। बट चाइना के साथ नहीं है, क्योंकि पैरिटी हमें गवर्नमेंट को रखनी है। करेक्ट। सो चाइना हैज अ लॉट टू लर्न। देखो ये तो सभी के साथ है, वो चाइना है, हम कहते हैं किसी भी इंसान, किसी भी कंपनी में अच्छी चीजें हैं, उससे ले लो और अपने ऊपर लगा लो, अपने बिजनेस में लगा लो। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी बिजनेस ओनर हो, दे मस्ट गो टू चाइना टू हैव अ लुक एंड फील, टू हैव द माइंडसेट, एनलार्ज योर माइंडसेट। चाइना एक्सपैंड्स आवर माइंडसेट। मैं जब चाइना गया, मेरी होश उड़ गई कि ये चाइना है, ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्लाईओवर पे चढ़ो खत्म ही नहीं होता है। हाँ, अच्छा। लेदर के जूते पहन के एग्जीबिशन में जाता हूँ, कभी भी सुबह कपड़े लगाने की जरूरत नहीं है, इतना साफ, नो डस्ट। आप कहीं घूम लो पूरे गोंगजाओ में, वैसे पूरे चाइना में नो डस्ट। उनकी गवर्नमेंट ने इतनी नीट एंड क्लीनिनेस की हुई है वहां पे, जबकि 10-15 साल पहले वहां भी मैंने सुना है बहुत पोल्यूशन होता था। हाँ, बट अब उन्होंने काफी फिक्स कर दिया, काफी फिक्स किया। I've been going there from 2011 until now.
I go twice a year. और every time I go to China amuses me. अच्छा अभी भी Every time. कि यार ये क्या कर दिया चाइना ने? They have everything. I am a customer to China because I buy motor and mechanism क्योंकि इंडिया में बनती नहीं है. ओके Although we are trying really hard, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं हम क्लोजली कि जो मेटल का मैकेनिज्म है इंडिया में ही मिले. Why? क्यों चाइना से लें? क्यों बाहर पैसा भेजें? करेक्ट. तो अभी है नहीं तो इसलिए हम लोग खरीद रहे हैं. बट सूनर और लेटर वी मे स्टॉप. बट चाइना हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम. आई थिंक वी ऑल शुड विजिट, वी ऑल शुड प्रेज इट. जो चीज़ अच्छी है लेके आते हैं. चाइना इज डूइंग इट्स ओन बिट, वी आर डूइंग आवर ओन बिट. तो सर जैसे कि आप काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट बहुत जो इंडियन ब्रांड्स का होता है कि हम ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी टाई अप करें, उनको भी लेके आएँ क्योंकि उस पर वो अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं. तो जैसे कि आपने लेजी बॉय जो कि आई हैव हर्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है, उनके साथ टाई अप किया, तो वो ऐसा क्रैक कैसे किया? क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे पार्टनर करने के लिए, आपने कैसे क्रैक किया? वी आर एक्सक्लूसिव पार्टनर टू अ ब्रांड कॉल्ड लेजी बॉय. लेजी बॉय अमेरिकन ब्रांड है. ओके. रिक्लाइनर का इन्वेंशन किया है लेजी बॉय ने. लेजी बॉय स्टार्टेड इन 1927. ऑलमोस्ट तो आफ्टर 1 ईयर सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं. हाँ. तो लेजी बॉय की अगर आप ग्लोबल टर्नओवर देखो तो करीबन $2.1 बिलियन है. अच्छा. मोटा मोटा देखें तो करीबन 20,000 करोड़ सिर्फ रिक्लाइनर बेच के? रिक्लाइनर बेचते हैं. थोड़ा बहुत केस गुड, बट 90% ऑफ द रेवेन्यू इज ओनली फ्रॉम रिक्लाइनर. मुझे ऐसा लगता था कि वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल ब्रांड. और इंडिया में बहुत बड़ी स्पेस है अभी रिक्लाइनर्स के लिए. और अगर किसी ने मास्टरी की हुई है किसी प्रोडक्ट के अंदर, उसके पास कुछ तो ऐसी चीज होगी जो हमारे पास नहीं है. सो लेजी बॉय इंडिया में ऑलरेडी था किसी और कंपनी के साथ. 15-16 साल उसने काम किया. 2016 में समथिंग हैपेंड. उसके बाद मैं उनको मिला, मैं उनके ऑफिस में गया, ईमेल भेजा, प्रेजेंटेशन दिया. थोड़ा मुश्किल से मिली मीटिंग, बट दिया प्रेजेंटेशन. मैंने अपनी वो दिखाई विलिंगनेस कि आई वुड लाइक टू जॉइन हैंड्स विद यू. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा और बोला यार आप तो इतने छोटे हो यार, कैसे आप में हिम्मत आई मेरे को प्रपोज करने की? मैंने कहा सर हिम्मत आ गई सर, आई वुड लाइक टू मैरी यू. आप आ जाओ, मैं आपको इंडिया में लेके आता हूँ. तो डिस्कशन शुरू हुआ 2018 में. और मैंने साइन कब किया? 20 अप्रैल 2020. अच्छा, 2 साल लग गए? 2 साल लग गए. कोविड का टाइम था, घर से हम लोग काम कर रहे थे. और कुछ मैनेजमेंट चेंज हुआ तो क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रांगली फॉलोअप कर रहा था, तो उनका बस यही था कि लिटिल नैप इज टू स्मॉल फॉर अस. कहाँ 20,000 करोड़ की कंपनी और कहाँ हम लोग 2018-19 में जो हमारी टॉप लाइन थी. बट मुझे लगता है किसी चीज़ को अगर हम मैनिफेस्ट करें और उस पर काम करें तो कायनात भी उस चीज़ को हमसे मिला देती है. तो उन्होंने फिर बहुत सारी हमसे मीटिंग करी. मैंने कहा ठीक है. उन्होंने बस बोला कि मैं एक और पार्टनर लाऊंगा साउथ इंडिया में. मैं बोला सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अच्छा. 12 मीटिंग करी मैंने 4 दिन के अंदर, सारी ऑनलाइन. अप्रैल में कोविड में आई वॉज एट माई होम, था ही नहीं कुछ, ऑफिस बंद, फैक्ट्री बंद. 20 अप्रैल को उन्होंने अग्रीमेंट दिया, मैंने साइन किया. प्रिंटर था नहीं घर पे मेरे, विद स्कैनर किसी तरीके से उसका अरेंजमेंट किया, कॉपी स्कैन करके भेजी. उनका माल आया 15 दिसंबर 2020 को. उसके बाद से मैंने सेल करना चालू किया. या लेजी बॉय इज अ वेरी गुड ब्रांड, ब्यूटीफुल ब्रांड. मैं उनकी हर उसमें जाता हूँ मीटिंग में. उनकी रिसर्च, डिजाइनिंग, रिटेल प्रेजेंस इज जस्ट अमेजिंग. तो अगर आपने जैसे पूछा कि किसी को अगर स्केल करना हो, यस वी हैव वेरी हैंडसम मार्जिन इन द ब्रांड. And being an exclusive partner, there are targets to meet, and we have to really work hard for it. I have a separate team who does selling for it. And मेरा अपना ब्रांड में जो रिक्लाइनर है और जो लेजी बॉय है, there is a big difference. Okay. जिसने लेजी बॉय एक बार यूज कर लिया, it is a cult, you know. एक बार यूज किया तो बार बार उसी को करेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए. It is like a bike, you know. मुझे लगता है कि अगर किसी फाउंडर के बिजनेस में कोई वर्ल्ड में टॉप क्लास ब्रांड है, आप हिम्मत करो, उस ब्रांड को अप्रोच करो, वर्क हार्ड ऑन इट, खुदा से मांगो दिल से कि इससे ये ब्रांड मेरे को इंडिया के लिए मिल जाए. 4 महीने, 6 महीने, साल में आपको ब्रांड मिल जाएगा. द काइंड ऑफ लर्निंग दैट यू विल गेट फ्रॉम देम विल मेक योर स्पीड 10x. 10 गुना आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. So this is what it is, and I am really pleased and honored.
एंड अभी तक हम उनका सामान खरीदते हैं लेजी बॉय का, बनाता नहीं हूं मैं। ओके, हाँ, वी आर बाइंग फ्रॉम देयर थाईलैंड फैक्ट्री, दे हैव 6 फैक्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। करेक्ट, और अगर मैं उनका थाईलैंड से रिक्लाइनर खरीदता हूँ कंटेनर, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। हाँ, लेदर में खरीदता हूँ, मैनुअल जो उनका हैंडल है, फ्रेंच सीरीज में आपने देखा होगा, और वेरी पॉपुलर ब्रांड लेजी बॉय इन अमेरिका इज नंबर 1 ब्रांड। आई थिंक मुझे याद आ रहा है वो जो फ्रेंड्स में वो बैठते थे, वो ही याद आता है, रिक्लाइनर देख के वही याद आता है। और उसका जो हैंडल है, वो देख के आपको हमेशा याद आएगा दिस इज इक्विवेलेंट टू लेजी बॉय, क्योंकि उनका पेटेंटेड मैकेनिज्म है। ओके, तो अभी हमने जो उनको प्रपोजल दिया है वो ये दिया है कि हम आपसे अभी बना बनाया पूरा बॉक्स पैक चेयर खरीदते हैं और सेल करते हैं। अगर हमें वॉल्यूम अचीव करने हैं, व्हाई डोंट वी मैन्युफैक्चर योर लेजी बॉय इन इंडिया? हाँ, इट टुक मी 1.5 years टू कन्विंस, बट थैंकफुली दे आर कन्विंस्ड विद इट। तो मेक इन इंडिया बनेगा लेजी बॉय। मेक इन इंडिया बनेगा। हाँ, सिर्फ मोटर मैकेनिज्म बाहर से आएगा, रेस्ट एवरीथिंग लाइक प्लाईवुड, फोम, अपहोल्स्ट्री, नट बोल्ट, स्क्रू, मार्किन, ग्लू, एवरीथिंग विल बी इन इंडिया। मेरी फैक्ट्री, मेरी टीम, सब कुछ हमारा लेजी बॉय के नाम से बनाएंगे एंड वी विल बी सेलिंग इट ऑफ। यस, जो हम इंपोर्ट करके किसी चीज का प्राइस और खुद बनाएंगे, प्राइस का भी डिफरेंस है। वी विल पास ऑन दैट बेनिफिट टू द कस्टमर। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर देख रहा होगा, एक दो आइडियाज आप सजेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि जिसका काफी अच्छा पोटेंशियल है, जैसे आपने 15 साल पहले रिक्लाइनर का आइडिया फिगर आउट करके क्रैक किया। फर्नीचर इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं कि ऐसे 1 या 2 आइडिया जो कम पैसे में कोई शुरू कर दे, इन माय ओपिनियन वन कैन बी कस्टम मेक फर्नीचर। अच्छा, ओके, देखो इंडिया में घर बहुत बन रहे हैं, 2 BHK 3, 4, करेक्ट, और इंटीरियर का फ्लेवर नहीं होता किसी को। अब आपको नहीं मालूम है कि आपके घर में कौन सी कलर की सोफा हो, डाइनिंग टेबल हो तो उसकी चेयर कैसी हो, और कुशन कैसी होनी चाहिए सोफा पे, कर्टन किस कलर के लगाऊं, तो आपको कुछ नहीं मालूम। तो आप क्या करते हो, आप किसी कंपनी को अप्रोच करते हो। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप पे थोड़े से पैसे हैं तो आप इस बिजनेस में आ जाओ, खुद कुछ नहीं बनाना। अच्छा, तो सब आउटसोर्स, ओके, टाई अप विद द कंपनी हु इज मेकिंग ऑल दिस। एक फैक्ट्री पकड़ो जो सोफा बना रही हो, एक फैक्ट्री पकड़ो जो कि कर्टन्स का काम जिसका हो, अलग अलग 3-4 कंपनी पकड़ लो, अच्छे से कर लो नेगोशिएशन। उस कस्टमर के पास जाओ, बोलो मैं आपको काम करवा के दूंगा, आपने कैपिटल नहीं लगाई, किसी और की फैक्ट्री, सब कुछ कस्टमर ने आपको एडवांस दिया, आपने आगे दिया, बीच का प्रॉफिट अपने पास रखा, बाकी की पेमेंट जब आई तब प्रॉफिट रखा, बाकी की पेमेंट कर दी। बिजनेस स्केलेबल जब आपका थोड़ा थोड़ा होने लगे, कुछ टीम मेंबर हायर कर लो, 5, 10, 20, 50, छोटा सा बाहर ऑफिस ले लो। जब शुरू में आप कस्टम मेक फर्नीचर का काम करोगे तो बहुत ईजी है, अपने घर में से ऑपरेट कर सकते हो आप। बट इनिशियली ये जो बड़े फैक्ट्रीज हैं ये हमारे साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई बड़ी proof of- फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, छोटे फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्रीज, ओके, इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्री है। फर्नीचर इज अनऑर्गेनाइज, फ्रैगमेंटेड है पूरा। हाँ, हाँ, इसकी काउंटिंग नहीं है अभी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्नीचर इंडस्ट्री नहीं बनाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि कितनी मेरे को जीएसटी की कलेक्शन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हर चीज एक इंडस्ट्री है, फर्नीचर नहीं है। अब होने वाली है, अब हो रही है, इस पर बहुत काम हो रहा है। छोटी फैक्ट्री से टाई अप कर लो, तो मुझे लगता है कस्टम मेक फर्नीचर इज वन ऑफ द आइडिया। ठीक है। सेकंड, घर छोटे हैं, व्हाट वी नीड स्मार्ट फर्नीचर। हाँ, ओके, दीवार से निकाला, बेड बन जाए, हाँ, दोपहर में ऊपर कर दिया, साइड टेबल निकल गई, सोफा कम बेड, साइड टेबल, स्टडी टेबल, एनीथिंग विच विल गो इनटू स्मॉलर हाउसेस। रात का पर्पस अलग, दिन का पर्पस अलग। या तो खुद बना लो या बाहर से बनवा लो। सिर्फ क्या चाहिए आपको, कस्टमर का पेन पॉइंट। ऐसी 4-5 फैक्ट्रियों से आपने टाई अप कर लिया, पहले आप 50% लेंगे, उसमें से आप काम कर लो, यू विल फ्लोरिश विद इट। क्योंकि ये चीज़ें तो सोशल मीडिया में आप अच्छे से दिखा भी सकते हो। आपने तो जैसे पूरा सेटअप बिठाया, स्टोर में जगह ली, वो करी। अब तो ये जो इंटरेस्टिंग इतने प्रोडक्ट्स हैं, ये आप इंस्टाग्राम उन सब में दिखा के एड्स वैड्स चला के भी आप ऑर्डर ले सकते हो। एब्सोल्युटली। तो इनिशियल सेटअप सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू प्रमोट योर बिजनेस। हाँ, कुछ रील्स बना लो, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट लगा दो, और एआई इज ब्लॉकबस्टर, पता ही है सबको। हाँ, सीधा लगाओ, पैसे लगाओ, आपके पास इंक्वायरीज आ जाएंगी। हाँ, और इंक्वायरी जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, अपना व्हाट्सएप खोलो, जो आपने बिजनेस शुरू किया, 3-4 पेज की बेसिक प्रोफाइल बना लो, एआई के थ्रू बना लो, खुद बना लो, कुछ भी बना लो, उसके ऊपर डाल दो। हाँ, जितने भी आपके फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप है, स्कूल के, कॉलेज के, फैमिली के, उसके ऊपर डाल दो। आई एम श्योर यू विल रिसीव टेंस ऑफ इंक्वायरीज। जस्ट वर्क ऑन दोज इंक्वायरीज।
मेक अ कोटेशन, फॉलो अप, मीट द कस्टमर, ऑर्डर आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छा बिजनेस फर्नीचर में हो ही नहीं सकता। हमने तो क्या किया है, फैक्ट्रीज, मशीन्स, शोरूम्स, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सब कुछ लगा रखा है। बिल्कुल। लेकिन शुरू में तो नहीं लगाया था मैंने। हाँ 8-10 महीने मैंने तो आउटसोर्स किया सारा रिक्लाइनर। जब मुझे लगा कि मेरी बेचने की एबिलिटी ज्यादा है और इस फैक्ट्री की बनाने की कम, तो मैंने क्या किया, छोटी सी एक जगह ली थी 14,000 रुपीज की किराए पे, गिटोरनी में अच्छा ओके। पीछे, हाँ वहां पे लगा के अपना काम शुरू किया। उसके बाद फिर मैं गया मानेसर, फिर मैंने मानेसर में एक यूनिट खोली, एक और खोली, फिर एक को बंद किया, फिर गए हम लोग इंदौर में। फ्यूचर प्लान्स में अब और भी फैक्ट्रीज आएंगी वो तो। अभी एक्चुअल में फ्यूचर प्लान्स आप क्या देखते हैं अगले 3 to 5 years में? नेक्स्ट 5 years we are going to become a 3,000 crore company by 2031 रेवेन्यू? valuation। ओके वैल्यूएशन। अब ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे होंगे एंड काफ़ी लोग काफ़ी इंस्पायर होंगे, मोटिवेट हो गए कि 15 साल में ग्राउंड अप से शुरू किया हुआ एक मिडिल क्लास लड़के ने कहाँ तक पहुँच गए हैं एक बिल्कुल नए अननोन इंडस्ट्री में। तो आप एंड में क्या 3-4 एडवाइस या टिप्स दोगे जिसको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करनी है या वो शुरू करिए, जस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है? थैंक यू फॉर गिविंग मी अ कमेंट। यस, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कार्ड पे लोन लिया, आगे बढ़े। आई वुड से ऑल द थैंक्स टू द ऑलमाइटी गॉड। बस इच्छा है इनकी। बाकी टेक अवेज में क्या दूंगा, मतलब पहला तो जो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। एवरीबडी should invest the time in themselves, in upgrading their skills, their mindset। चाहे वो कुछ कोर्स करके करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बुक रीडिंग, कुछ भी करो, अपने पे टाइम लगाओ। खुद पे लगाओगे तो टीम पे उसके बाद लगाओगे। जैसे मैंने ट्रेनिंग ली है बहुत सारी, अभी भी लेता हूँ। सेकंड, मुझे लगता है कस्टमर इज गॉड। जेफ बेजोस भी वही बोलते हैं, कस्टमर इज किंग। How is it? हाँ आई से कस्टमर इज गॉड। आप मेरे ऑफिस में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, किसी भी वर्क स्टेशन पे जाओ, कार्ड लगा होगा, कस्टमर इज गॉड। ओके। एंड विद गॉड वी डोंट आर्ग्यू। कस्टमर ने जो बोला हम बोलते हैं यस सर, डन। शायद उस कस्टमर की वजह से ही हम यहाँ तक हैं और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। थर्ड, मैनिफेस्टेशन। ओके। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये कैसे करते हैं? पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आंखें बंद करके जो खुदा से मांगता हूँ, हाँ गॉड पूरी करा देता है। पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है पूरी करने में। मैंने जो चीजें जो चीजें मैंने मांगी कि ये मेरी चाहत है, मेरी हर चीज पूरी हुई। तो इसकी एक साइंस है प्रॉपर। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस भी होती हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन है, कर सकते हैं कोई भी। और आप जब अकेले काम करते हो और आप जब पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। सो मैनिफेस्टेशन इज व्हाट इज आई बिलीव इन, एंड दैट्स माय थर्ड टेक अवे। ओके। द लास्ट वन वुड बी, आई से रिस्क है तो इश्क है। ओके। इसका मतलब कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। यस, रिस्क लो हाँ। और उस रिस्क से ना इश्क करो। फेल इन लव विद योर रिस्क एपिटाइट। रिस्क नहीं है तो क्या मजा है, वो एक ही लेवल पे आप रह जाओगे। हर जगह मैंने रिस्क लिया। रिस्क है तो रिवॉर्ड है। मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मुझे पता था मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। तो मैं अपने, शादी मेरी हो गई थी, मम्मी पापा के साथ रहता था। ओके। आई हैड एन ऑप्शन टू टेक होम लोन, मैंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ट्रैप है। अगर मैंने लिया होता तो मैं बिजनेस शुरू कर नहीं पाता। करेक्ट। सो मतलब रिस्क है तो इश्क है इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, एंड आई से टू एवरीवन कि क्या प्रॉब्लम है यार, रिस्क ले और उससे प्यार कर। तू जो मांगेगा ना सब पूरा होगा, उससे ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। ट्रू। हाँ। एंड रविंदर जी, काफ़ी मज़ा आया आपकी स्टोरी जर्नी सुन के, एंड कैसे आपने ग्राउंड अप से बिना रिसोर्सेज से बिल्ड किया। आई एम श्योर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा एंड होपफुली आप और स्केल करेंगे ब्रांड को एंड और बढ़िया बढ़िया फर्नीचर एंड रिक्लाइनर्स मार्केट में लेके आएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट मिस्टर रविंदर गोयल के साथ। आई होप आपको काफ़ी इंस्पिरेशन, काफ़ी इंसाइट्स, काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये पॉडकास्ट शेयर करना और बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी कमेंट्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ऐसे ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन में।